एक गांव में संपत नाम का 20 वर्षीय युवक रहा करता था। संपत एक अनाथ था जो गांव के चौधरी के ढाबे पर खाना बनाने का काम किया करता था। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ संपत, ग्राहक टेबल पर खाली बैठे हुए हैं। आज मैं दाल मखनी की अलग रेसिपी बना रहा हूं चौधरी जी, देखिएगा आज की दाल खाकर ग्राहक उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे उंगलियां चाटने की बात बाद में देखना, पहले जाकर उन्हें भोजन देकर आओ। बस चौधरी जी कुछ देर और रुक जाइए, अभी 5 मिनट में मैं सारे ग्राहकों को भोजन लगाता हूं। चौधरी रसोई घर से बाहर चला गया। कुछ देर बाद संपत ने ग्राहकों को भोजन लगा दिया। संपत के हाथ की बनी हुई दाल मखनी सभी ग्राहकों को बहुत पसंद आई। उन्हीं ग्राहकों में अर्जुन चौधरी के पास आकर बोला, आज की दाल मखनी का कोई जवाब नहीं है चौधरी साहब, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। अब मैं क्या कर सकता हूं अर्जुन, मेरे ढाबे का खाना ही इतना अच्छा बनता है कि लोगों का पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये कैसी बातें कर रहे हैं चौधरी साहब, आपकी पत्नी तो बस आपके बगल में बैठी हुई पैसे गिनती रहती है, भोजन तो अपने गांव का संपत बनाता है। उसकी तारीफ करने में क्या आपका हलक कड़वा हो जाता है क्या? इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया। चौधरी क्रोधित होकर अपनी पत्नी रुक्मणी की ओर देखकर बोला, देख रही हो तुम, कितनी बार कहा है तुमसे कि तुम भी रसोई घर में संपत का हाथ बटा लिया करो। मैं एक बार में एक काम कर सकती हूँ, मैं या तो पैसे गिन सकती हूँ या फिर रसोई घर में कुर्सी पर बैठ सकती हूँ। तुम बिल्कुल मूर्ख की मूर्ख ही रहोगी। जरा सोचो, कल को यह संपत हमारा ढाबा छोड़कर चला गया तो क्या होगा? लोगों को इसके हाथ के बने हुए भोजन का स्वाद लग गया है, इसीलिए मैं लोगों को बताता हूं कि यह भोजन उसने नहीं बल्कि तुमने बनाया है, लेकिन तुम मेरी बात को समझती ही नहीं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये विचार तो मेरे मन में आया ही नहीं। कल से मैं भी संपत के बगल में कुर्सी लगाकर बैठी रहूंगी। अगले दिन संपत जब ढाबे पर आया तभी चौधरी संपत की ओर देखकर बोला, संपत, आज से मेरी पत्नी भी तुम्हारे साथ रसोई घर में रहेगी। चौधरी साहब, मालकिन को क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं हूं ना भोजन बनाने के लिए। जितना बोला है उतना करो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है चौधरी साहब, जैसी आपकी मर्जी। रुक्मणी उस दिन के बाद संपत के साथ रसोई घर में बैठने लगी। कुछ दिनों बाद चौधरी ने सभी ग्राहकों को विश्वास दिला दिया कि जो भोजन उसके ढाबे में दिया जाता है वो भोजन उसकी पत्नी रुक्मणी बनाती है। एक दिन संपत काम पर जाने के लिए अपने घर से बाहर निकला ही था कि तभी वहां पर चौधरी आ गया। चौधरी साहब आप, मैं तो ढाबे पर ही आ रहा था। मैं तुम्हें यहां पर यह बताने आया हूं कि अब तुम्हें मेरे ढाबे पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप चौधरी साहब? जहां तक मैं जानता हूं मैं तो बहुत मेहनत से खाना बनाता हूं और मैंने आपको कभी शिकायत का मौका भी नहीं दिया। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता संपत, तुम्हारी वजह से मेरे ढाबे का नाम बदनाम होता जा रहा था। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप चौधरी साहब? जहां तक मुझे याद है, जब से मैं ढाबे पर काम कर रहा हूं तब से तो आपका ढाबा पहले से ज्यादा चलने लगा है। हाँ, ज्यादा चलने लगा है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे नाम पर। अगर मैं कुछ दिन तक तुम्हें और काम पर रखता तो शायद मेरे ढाबे का नाम चौधरी ढाबा से बदलकर संपत ढाबा हो जाता। ऐसा मत कीजिए चौधरी साहब, मैं एक अनाथ हूं और मुझे इसके अलावा और कोई काम नहीं आता। वो तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। आज के बाद मेरे ढाबे के आसपास भी कहीं दिखे ना तो टांगे तोड़कर गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। इतना कहकर चौधरी गुस्से में वहां से चला गया। संपत बेरोजगार हो गया। थक हार कर संपत गांव के मुखिया के पास चला गया। मुझे सब पता है संपत कि चौधरी ने तुम्हारे साथ क्या किया है, लेकिन तुम तो जानते हो कि चौधरी मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर और धनवान है। मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुखिया जी, मैं आपसे चौधरी से लड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं तो बस आपसे कुछ मदद मांगने आया हूं। आप तो जानते हैं मुखिया जी कि मैं एक अनाथ हूं। कुछ वर्ष पहले ही मेरे माता पिता मुझे अकेला छोड़कर चले गए और मैं अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। तुम कहना क्या चाहते हो? मुखिया जी, मैं सिर्फ भोजन बनाना चाहता हूं। तुम्हारे पिता भी बहुत अच्छे बावर्ची थे। मुखिया जी, आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। मैं भी अपने गांव में अपना खुद का ही ढाबा खोलना चाहता हूं। आप मुझे थोड़ा सा धन दे सकते हैं क्या? जब मेरा ढाबा चलने लगेगा तब मैं आपको सारे पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, गांव में मेरी जो खाली जमीन पड़ी है तुम वहां पर अपना ढाबा खोल लो।
उसके लिए जितना भी धन लगेगा मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। मुखिया की बात सुनकर संपत खुश हो गया। संपत बड़ी मेहनत से खाली जमीन पर ढाबा बनाने में जुट गया। जी तोड़ मेहनत के बाद संपत ने वहां पर ढाबा बनाकर तैयार कर लिया। कुछ दिनों के बाद संपत के ढाबे पर ग्राहक आने लगे और यही बात चौधरी को परेशान करने लगी। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ रुक्मणी। उस नालायक ने अपना ढाबा गांव में खोल दिया है। अब ग्राहक मेरे ढाबे पर कम, उसके ढाबे पर ज्यादा आते हैं। आपके अंदर तो लोमड़ी के जैसी बुद्धि है। उस बुद्धि का इस्तेमाल करिए और उसका ढाबा बंद करवा दीजिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे अपनी लोमड़ी जैसी बुद्धि से कोई योजना तो सोचनी ही पड़ेगी। चौधरी ने बड़ी चालाकी से एक ग्राहक को अपनी बातों में ले लिया। वो ग्राहक संपत के ढाबे पर चुपके से भोजन में चौधरी की लाई हुई दवाई फेंक आया। उस दिन जिसने भी संपत के ढाबे का खाना खाया उसका पेट खराब हो गया। अगले दिन संपत के ढाबे के सामने गांव के लोगों की भीड़ लग गई। एक व्यक्ति क्रोधित होता हुआ संपत से बोला, तुम्हारा ढाबा क्या चलने लगा? तुम अपनी औकात भूल गए? ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने क्या किया है? क्या किया है? अरे कल मैंने तुम्हारे ढाबे पर दाल खाई थी, तब से मेरा पेट खराब है। और यहां पर जितने भी लोग खड़े हुए हैं उन सब का पेट खराब है। उन सबके जिम्मेदार तुम हो। तुमने जरूर भोजन में कुछ ना कुछ मिलाया है। आपको गलतफहमी हुई है। मैंने भोजन में कुछ भी नहीं मिलाया। आज के बाद हम में से कोई भी तुम्हारे ढाबे पर खाना खाने नहीं आएगा। अपना भोजन बनाकर स्वयं ही खा लेना। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया और संपत आंखों में आंसू लिया हुआ अपने ढाबे पर बैठ गया। संपत फिर से बेरोजगार हो गया। कुछ दिनों के बाद संपत के ढाबे पर मुखिया आकर बोला, संपत, तुमने मुझसे जो पैसे लिए थे वो मुझे कब लौटाओगे? मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मेरे ढाबे पर कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। वो सब मुझे नहीं पता संपत, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी ब्याज सहित। मुखिया की बात सुनकर संपत बुरी तरह से चौंक गया। हमारे बीच ब्याज की तो कहीं बात ही नहीं हुई थी। मैंने कहा था तुम सुन नहीं पाए होगे। परसों तक अगर मुझे मेरे पैसे ब्याज सहित वापस नहीं मिले तो मैं तुम्हारा मकान भी तुमसे छीन लूंगा और उसे बेचकर अपने पैसे की भरपाई करूंगा। ऐसा मत कीजिए मुखिया जी, मैं अनाथ हूं। आप अगर मुझसे मेरा घर ही छीन लेंगे तो फिर मैं कहां जाऊंगा? तुम्हें 2 दिन का समय देता हूं। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। 2 दिन बाद मुखिया ने संपत को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका ढाबा भी तोड़ दिया। संपत आंखों में आंसू लिया हुआ एक हाईवे के घने पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किस्मत पर रोने लगा। संपत को रोते हुए सुबह से शाम हो गई। तभी उसने देखा कि उस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला बना हुआ था जिसके ऊपर एक चील बराबर मंडरा रही थी। इस चील को भगाना होगा, नहीं तो ये उसका घोंसला तोड़ देगी। मेरा घर बचाने के लिए तो कोई भी गांव वाला नहीं आया, लेकिन मैं इस बेजुबान प्राणी का घर इस चील को नहीं तोड़ने दूंगा। संपत ने एक चील को वहां से भगा दिया। तभी वहां पर एक चमत्कार हुआ। उस घोंसले के ऊपर बैठी हुई चिड़िया संपत के पास आकर बैठ गई और एक तेज धमाके के साथ वो एक सुंदर लड़की में परिवर्तित हो गई। कौन हो तुम? बरसों पहले एक श्राप के कारण मुझे चिड़िया बनाकर इस घोंसले में कैद कर दिया गया था। अगर तुम उस चील को नहीं भगाते तो वो चील मुझे मारकर मेरा घोंसला तोड़ देती। वो एक चील के रूप में राक्षस था। लेकिन तुम फिर अपने असली रूप में कैसे आ गई? मुझसे कहा गया था कि जब भी कोई मुसीबत का मारा हुआ सच्चा युवक तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारा ये श्राप समाप्त हो जाएगा। और देखो, मैं मुक्त हो गई। तुमने मेरी मदद की है तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? क्यों नहीं कर सकती? तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, बस तुम्हारे पास धन नहीं है। एक घर था, वो भी तुमसे छीन लिया गया, लेकिन कोई बात नहीं। तुमने जिस घोंसले को टूटने से बचाया है वही घोंसला आज से तुम्हारा घर होगा और इस घोंसले में तुम्हारा खुद का बना हुआ घोंसला रेस्टोरेंट होगा। इतना कहकर उस सुंदर लड़की ने अपना हाथ घोंसले के आगे कर दिया। तभी एक तेज धमाके के साथ वो घोंसला एक रेस्टोरेंट में परिवर्तित हो गया।
जिसकी सीढ़ियां बहुत सुंदर लकड़ी की बनी हुई थी। ये घोंसला रेस्टोरेंट आज से तुम्हारा है। तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता। जब भी तुम्हें यहाँ से कोई निकालने की कोशिश करेगा तो वो खुद ही मुसीबत में फंस जाएगा। इतना कहकर वो सुंदर लड़की वहां से गायब हो गई। संपत उस रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। उसने देखा कि रेस्टोरेंट अंदर से किसी 5 स्टार होटल जैसा था, जहां पर एक से एक महंगी टेबल रखी हुई थी और एक 5 स्टार होटल की ही तरह हर सुख सुविधा वहां पर मौजूद थी। कुछ देर बाद संपत वहां पर आराम की नींद सो गया। अगले दिन संपत नाश्ता करके नीचे उतरा ही था कि तभी उसके सामने एक कार आकर रुक गई। उसमें से एक सुंदर युवक बाहर निकलकर संपत से बोला, ये किस तरह का रेस्टोरेंट है भाई? इस तरह के रेस्टोरेंट्स तो मैंने सिर्फ विदेशों में ही देखे हैं, लेकिन वो भी तस्वीरों में। ये मेरा रेस्टोरेंट है, घोंसला रेस्टोरेंट। मेरे रेस्टोरेंट पे हर तरह का भोजन उपलब्ध है। क्या तुम मुझे अपना रेस्टोरेंट दिखा सकते हो? दिखाना क्या है साहब, आप मेरे पहले ग्राहक हैं। आपके लिए आज का खाना मुफ्त है। संपत ने उसके लिए बहुत अच्छा भोजन तैयार कर दिया। भोजन खाकर वो युवक उंगलियां चाटते हुए बोला, यकीन मानो मैंने एक से बड़े एक 5 स्टार होटल में खाना खाया है, लेकिन इससे ज्यादा लजीज खाना मैंने अपने जीवन में नहीं खाया। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में एडवर्टाइजमेंट का काम करता हूं। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे इस घोंसला रेस्टोरेंट का एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूं। तुम्हारा रेस्टोरेंट प्रसिद्ध हो जाएगा और यहां ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। अगर ऐसा करेंगे तो मेरे लिए यह बहुत ही अच्छी बात होगी। वो युवक मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन उस रेस्टोरेंट में शहर से आने वाले लोगों की भीड़ लग गई। उस भीड़ में बहुत बड़े बड़े नेता, पत्रकार और बहुत सी अमीर फैमिली के लोग थे। संपत का घोंसला रेस्टोरेंट कुछ ही महीनों में पूरे इंडिया में छा गया और यही बात चौधरी और मुखिया को बेहद परेशान कर रही थी। तुम सिर्फ नाम के मुखिया हो, तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हुआ। तुमने जितना बोला था उससे ज्यादा करके दिखाया था मैंने। अरे तुमने तो सिर्फ उसे अपने ढाबे से निकाला था, मैंने तो उसका मकान भी उससे छीन लिया था। मगर उसकी किस्मत ही इतनी अच्छी है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। अब इन बातों से क्या लेना देना मुखिया। उसके घोंसला रेस्टोरेंट में शहर के अमीर लोग आते हैं और गांव के लोगों को वो अपने घोंसला रेस्टोरेंट में मुफ्त खाना खिलाता है। वो सबको रोजगार दे रहा है और तरक्की कर रहा है, और हम यहां हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं कि उसके घोंसला रेस्टोरेंट में आग लगा दूं। तो फिर देर किस बात की है? चलो चलकर आज रात ये शुभ काम कर ही देते हैं। मुखिया और चौधरी पेट्रोल लेकर उस पेड़ पर पहुंच गए। उन्होंने उस पेड़ पर पेट्रोल छिड़का, मगर जैसे ही उन्होंने आग लगाने की कोशिश की, अचानक उनके शरीर में बुरी तरह से जलन होने लगी और वो बहुत बुरी तरह से चीखने लगे। संपत और सारे ग्राहक रेस्टोरेंट के नीचे आ गए। अरे आप दोनों को क्या हुआ? आप दोनों चीख क्यों रहे हैं? हमें माफ कर दो संपत, हम तुम्हारे घोंसला रेस्टोरेंट पे आग लगाने के लिए आए थे, लेकिन हमने जैसे ही आग लगाने की कोशिश की हमारे शरीर में जलन महसूस होने लगी। आज तो ये गलती कर ली है मुखिया जी, लेकिन आज के बाद इस गलती को कभी भी मत करना। तभी उस घोंसला रेस्टोरेंट के अंदर से एक भारी आवाज आई, इन दोनों से कहो कि अब ये गांव छोड़कर चले जाएं, नहीं तो उनके शरीर की जलन दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। मुझसे यह कहा गया था कि अगर कोई भी इस घोंसला रेस्टोरेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। मुखिया और चौधरी ने संपत की बात मानने में ही भलाई समझी। वो दोनों रात ही रात गांव खाली करके भाग गए। संपत आज भी घोंसला रेस्टोरेंट चलाता है। कुआं गांव के सभी लोग एक बड़े से कुएं के अंदर रहते थे। असल में इन सभी का घर ही इस कुएं के अंदर था और ये लोग कभी भी इस बड़े कुएं से बाहर नहीं आ सकते थे। जब जग्गू नाम के पत्रकार को इस कुआं गांव के बारे में पता चला तो वो इस गांव के बारे में लिखने का निर्णय लेता है। जग्गू कुआं गांव में आता है। आप लोग इस बड़े से कुएं में रहते हैं, क्या आपका मन यहाँ से बाहर जाने का नहीं करता? मन तो करता है बेटा कि तुम्हारी तरह हम भी जब चाहे इस गांव में आएं और जब चाहे बाहर जाएं, पर अब इस कुएं से बाहर निकलना हमारे बस में नहीं है।
नहीं तो कौन पूरी जिंदगी एक कुएं के अंदर बिताना चाहेगा। आप लोगों के बस में नहीं है मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, इस गांव को आज से 11 साल पहले एक साधु ने श्राप दिया था कि ये सारा गांव एक कुएं में ही समाकर रह जाएगा, और तब से हम लोग इस कुएं के अंदर फंसे हुए हैं। सिर्फ दूसरे गांव के लोग इसके अंदर आकर बाहर जा सकते हैं, हम लोग नहीं। पर श्राप देने की कोई तो वजह रही होगी। वजह थी बेटा, बहुत बड़ी वजह थी। हम लोगों ने एक महापाप किया था। क्या विस्तार से बताएंगे? मैं जानना चाहता हूँ। वो बुजुर्ग जग्गू को आज से 20 साल पहले की कहानी बताने लगता है। जून का महीना था, बाहर भयानक गर्मी पड़ रही थी, इसलिए लोग अपने घरों से बाहर कम ही निकल रहे थे। एक साधु और उनका शिष्य इस गांव में भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। वे दोनों भूखे प्यासे थे। भिक्षाम देहि माई, आपके द्वार पर साधु भिक्षा मांगने के लिए आया है। साधु के बार बार पुकारने पर औरत घर से बाहर आती है। दिखता नहीं, इस बार सूखा पड़ने से सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। हमारे पास खुद ही खाने को नहीं, तुमको कहां से दें? हे माता, अगर ऐसी बात है तो आप हमें बस जलपान करवा दीजिए। हम बहुत प्यासे हैं। क्यों? जल क्या मुफ्त में मिलता है? यहाँ कोई भंडारा नहीं लगा है जो तुमको जलपान कराया जाएगा। पर प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है देवी, और हम दोनों इस समय बहुत प्यासे हैं। गर्मी से गला सूख रहा है। इस तरह के कठोर वचनों का प्रयोग मत करो देवी। गला तो सबका सूखता है, इसमें कौन सी नई बात है? अगर मैंने तुम दोनों को पानी पिलाया तो जब मेरे परिवार का गला सूखेगा तब हम क्या करेंगे? प्यासे मर जाएंगे। इस तरह के कठोर वचनों का प्रयोग मत करो देवी। हमने तो केवल आपसे अपनी प्यास बुझाने के लिए जल मांगा है, कोई पाप तो नहीं किया। पूरे गांव का चक्कर लगा के देख लो, फिर भी कोई तुमको एक घूंट पानी नहीं देगा। आखिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं माते? क्या गांव में पानी का कोई स्रोत नहीं है? इस गांव में सिर्फ एक ही कुआं है और उसका पानी सिर्फ गांव वालों तक के लिए ही सीमित है। किसी बाहर वाले को अगर एक बूंद पानी भी दिया तो इससे गांव को पानी की कमी हो जाएगी। प्यास से शिष्य का बुरा हाल हो गया था। वो अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कड़ी धूप होने की वजह से उसको चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। ये सब नाटक करके यहाँ कुछ नहीं होने वाला। जाओ जाकर किसी दूसरे घर के सामने ये नाटक करो। साधु और उसके शिष्य के साथ बड़ी ही निर्दयता से पेश आने के बाद वो औरत अपने घर के अंदर चली जाती है और द्वार बंद कर लेती है। हिम्मत मत हारो शिष्य, हम दूसरे द्वार पर जाकर निवेदन करेंगे। साधु और उसका शिष्य एक एक करके गांव के सभी घरों में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, पर ना तो उनको कोई भिक्षा देता है और ना ही प्यास बुझाने भर के लिए पानी। अब तो मेरा भी धीरज खोता जा रहा है शिष्य। मैंने ऐसा निर्दयी गांव आज तक नहीं देखा जो साधु सन्यासियों को जलपान तक न करा सके। शिष्य की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो बोलने में भी असमर्थ हो गया था। ये दोनों अब उसी कुएं के पास खड़े थे जिससे गांव वाले अपने लिए पानी लेते थे। प्यास बुझाने की एक आखिरी कोशिश करते हुए शिष्य कुएं की तरफ बढ़ता है, पर जैसे ही वो कुएं में झांकता है उसको फिर से चक्कर आते हैं और वो कुएं में गिर जाता है। ये तुमने क्या कर दिया शिष्य? साधु देखता है कि कुएं के अंदर गिरने से शिष्य की मौत हो गई है। वो क्रोधित होकर इस गांव को श्राप देता है। इस निर्दयी गांव वालों ने मेरे शिष्य के प्राण लिए हैं। मैं इस गांव को श्राप देता हूँ कि जिस तरह मेरे शिष्य की मौत इस कुएं के अंदर हुई है, उसी तरह से ये पूरा गांव इस कुएं में समा जाएगा। साधु गुस्से में विष का प्याला पी लेते हैं, जिससे उनका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है और वे गांव से चले जाते हैं। देखते ही देखते पूरा गांव इस कुएं के अंदर समा जाता है। गांव की ये कहानी सुनकर जग्गू को बहुत आश्चर्य होता है। सच कहूं तो गांव वालों की निर्दयता के लिए इन्हें इसी तरह का दंड मिलना चाहिए था, पर उनकी इस गलती की सजा
आने वाली पीढ़ी को भी भुगतनी पड़ रही है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी बेटा। काश उस दिन जब वो साधु बाबा सबसे पहले मेरे द्वार पर आए थे, मैं उनको जलपान करा देती तो इस सब की नौबत ही नहीं आती। क्या इस श्राप से मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता तो वही बता सकते हैं जिन्होंने ये श्राप दिया। बेटा, अगर तुम उन साधु बाबा को ढूंढकर उनसे निवेदन करोगे कि वे हमारे गांव को इस श्राप से मुक्त कर दें, तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं कोशिश कर सकता हूँ, पर मैं उनको कहाँ ढूंढूंगा? और अगर मिल भी गए तो पहचानूंगा कैसे? जैसा इन्होंने बताया कि साधु बाबा ने विष का प्याला पिया और उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया। सुना है तब से उनको ना भूख लगती है ना प्यास, इसीलिए वे किसी रेगिस्तानी जगह पर होंगे जहाँ खाने पीने की कोई भी चीज उपलब्ध नहीं होगी। तुम्हें किसी ऐसी जगह को ढूंढना होगा। जग्गू कई दिन भटकने के बाद एक सूखे और बेजान रेगिस्तान में साधु बाबा को ढूंढ लेता है। मैं कुआं गांव की ओर से आपसे क्षमा मांगने के लिए आया हूँ। बाबा, आपसे निवेदन करने आया हूँ कि आप उस गांव को अब श्राप से मुक्त कर दीजिए। ऐसा कदापि नहीं होगा। वो पापी गांव मेरे शिष्य की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। पर बाबा, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनमें से कई तो मर चुके हैं और जो जिंदा हैं, उनको अपने किए पर बहुत पछतावा है। साथ ही इस श्राप की वजह से नई पीढ़ी को भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। वो बाहरी दुनिया से अलग होकर रह गए हैं। इसमें उस नई पीढ़ी का तो कोई कसूर नहीं है ना? वो नई पीढ़ी भी उन्हीं निर्दयी लोगों की है। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, पर ये बताइए कि अगर आप भी इस नई पीढ़ी के लिए वैसी ही निर्दयता दिखाएंगे तो आप में और उन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा जो आपके शिष्य की मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं? जग्गू के निवेदन करने पर साधु का दिल पिघल जाता है और वो कुआं गांव को अपने श्राप से मुक्त करने के लिए मान जाते हैं। इस श्राप से मुक्ति के लिए गांव वालों को मुझे जलपान कराना होगा और उसी कुएं के पानी से बने खाने से मुझे भरपेट भोजन करवाना होगा। वो लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं बाबा, आप कृपया मेरे साथ चलिए। जग्गू साधु बाबा को अपने साथ कुआं गांव में ले आता है और साधु बाबा की कही हुई बात गांव वालों को बताता है। आप सभी को इस कुएं के पानी से साधु महाराज को जलपान कराना होगा और उनको भरपेट भोजन करवाना होगा। बुढ़िया एक बड़े लोटे में पानी लेकर आती है। जैसे ही साधु बाबा के चरणों में कुएं का पानी गिरता है, उनके नीले पैर फिर से वापस पहले जैसे हो जाते हैं। यहाँ सभी लोग साधु बाबा के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। आइए बाबा, बैठ जाइए। बुढ़िया साधु के बैठने के लिए एक कपड़ा बिछाती है और उनको एक बड़े लोटे में पानी पीने के लिए देती है। जलपान कीजिए बाबा। साधु बाबा लोटे से पानी पीते हैं और जैसे ही पानी उनके गले में उतरता है, उनका गला भी नीले के बजाय फिर से वापस पहले जैसा हो जाता है। यही काम तुमने आज से 20 साल पहले कर लिया होता तो तुम लोगों को इतनी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती, उसको अपनी गलती का एहसास नहीं होता। ये ठोकर खाकर हम सभी गांव वालों ने बहुत बड़ा सबक सीख लिया है बाबा। भोजन बनकर तैयार हो गया था। सभी लोग एक एक करके सामने आते हैं और साधु बाबा को भोजन परोसते हैं। लीजिए बाबा, ये चावल इसी कुएं गांव के अंदर उगाए हैं। साधु बाबा ने 20 सालों से कुछ नहीं खाया था, इसलिए जैसे ही कोई उनके सामने खाना रखता है, वे झट से खाकर उसको खत्म कर लेते हैं। अब सभी लोगों का बनाया हुआ खाना खत्म हो जाता है, पर साधु बाबा की भूख नहीं मिटती। भोजन तो समाप्त हो चुका है बाबा, पर मैं अब भी पूरी तरह से तृप्त नहीं हुआ हूँ। अब तो हम लोगों के पास भी थोड़ा सा ही अनाज बचा है। अगर उसे भी पका लेंगे तो फिर हम लोग क्या खाएंगे? यही गलती हमने आज से 20 साल पहले की थी और उसका फल आज तक भुगतना पड़ रहा है। अब हम लोग वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। जिसके घर में जितना अनाज बचा है, सब पका लो। गांव वाले बचे हुए अनाज से फिर से भोजन बनाते हैं
और साधु बाबा को परोसते हैं। इस बार जैसे ही भोजन का आखिरी निवाला साधु बाबा के पेट में जाता है, उनका पूरा शरीर फिर से वापस अपने पुराने रंग रूप में आ जाता है और देखते ही देखते पूरा कुआं गांव भी अपने पुराने स्वरूप में आ जाता है। अब इस गांव के लोग किसी भी साधु या जरूरतमंद को खाली हाथ अपने द्वार से वापस नहीं भेजते। रीना और टीना दो अनोखी जुड़वा बहनें थीं। दोनों का व्यक्तित्व एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, पर दोनों में बहुत जमती भी थी। अनाथ होने के कारण दोनों गरीबी में जी रही थीं और घर चलाने के लिए प्रधान के घर पर काम किया करती थीं। आज दोनों घर पर एक दूसरे से बातें कर रही थीं। मुझे अब और काम नहीं करना प्रधान के घर टीना। भले ही उसके यहाँ काम कर रहे हैं, पर अपनी मेहनत के पैसे लेते हैं। जब भी उससे पैसे मांगो तो वो इनकार कर देता है। गुस्सा क्यों होती हो बहन? आज जाके मैं उनसे बात करती हूँ कि वो हमें पैसे दे दें। आप मन की बहुत कोमल हो दीदी। तुम भी जानती हो कि गांव में कई वर्षों से महामारी फैली हुई है और दवाई सिर्फ प्रधान जी के पास मिलती है, तो हमें भी थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए ना। अब 5 मिनट ही बड़ी है मुझसे, इसीलिए आपकी बात मान लेती हूँ। अगर मैं बड़ी होती ना तो मैं अब भी उससे पैसे निकलवा लाती। हाँ, ये तो है। प्रधान अपने घर में एक रसायन तैयार कर रहा था। आज फिर इन्हें अनाज पर छिड़क दूंगा और गांव वालों को दे दूंगा, और फिर जब वो बीमार हो जाएंगे तो उनसे दवाइयों के बदले अपने पास काम कराऊंगा। ये गांव वाले सिर्फ मेरे लिए ही बने हैं और ये महामारी मैं कभी जाने नहीं दूंगा। रसायन तैयार हो चुका था और प्रधान खेतों की तरफ इसे छिड़कने निकल जाता है। असल में गांव की महामारी का कारण प्रधान ही था। जिस तरह से वो खेतों में अभी इस रसायन को छिड़क रहा है, बिल्कुल उसी तरह पिछले 2 सालों से प्रधान के इस छिड़काव ने पूरे गांव को महामारी से ग्रसित कर दिया था और फिर दवाइयों के बदले वो गांव वालों से उनके खेत ले लेता था। कभी भी ये गांव आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर बढ़ूंगा तो सिर्फ मैं। प्रधान वहां से घर चला गया और अगले दिन टीना और रीना सुबह सुबह उसके घर काम करने आ गईं। काम खत्म करते ही वो दोनों प्रधान के पास गईं पैसों की बात करने। प्रधान जी, वो पैसों को लेके जरा चर्चा करनी थी। टीना, मैंने कहा था ना कि पैसे मैं इस महीने नहीं दे सकता, क्योंकि वो मुझे गांव के लोगों के लिए दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल करनी है। मैं सारे पैसे अगले महीने दे दूंगा। और हमें जो पैसों की जरूरत है उसका क्या? तो क्या तुम गांव से बढ़कर हो क्या? बेकार के तर्क मत दीजिए प्रधान जी। गांव से बड़े नहीं हैं, पर गांव का हिस्सा जरूर हैं। और हम दोनों को खाने का अभाव हो जाएगा तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे? अब तक मैं प्यार से बातें कर रहा था, पर अब सुनो, मैं तुम्हें तब तक एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा जब तक गांव वालों के लिए मैं दवाइयाँ न बना लूं। प्रधान जी, आप बस हमें इस महीने के पैसे दे दीजिए। हम बहुत ही कठिन परिस्थिति में हैं प्रधान जी। ठीक है टीना, तुम्हें पैसे दे देता हूँ, लेकिन कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आना भी किसे है? प्रधान टीना के हाथों में पैसे दे देता है और दोनों वहाँ से घर लौट आते हैं। टीना बहुत चिंता में थी। अपनी बहन के चेहरे पर चिंता देखकर रीना ने उससे पूछा, क्या बात है, इतनी चिंता में क्यों बैठी हो दीदी? तुम अभी समझ नहीं पा रही हो रीना। अगर कभी हमें दिक्कत हुई तो दवाई तक नहीं मिलेगी और काम न होने के कारण पैसों का अभाव पहले से ज्यादा है। तो हम कहीं और काम कर लेंगे ना। कहीं और? गांव में अधिकतर व्यापार प्रधान जी के हाथों में ही है और हमारा बैर भी उनसे ही हुआ है। और कोई ऐसा भी नहीं है गांव में जिनके घर पर हमें काम मिल सके। हाँ दीदी, सब के सब इस रोग से ग्रसित रहते हैं और प्रधान जी के आभार से दबे हुए रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुमने गलत किया है, पर अब हमें आगे क्या करना है ये तो सोचना होगा ना। रीना ये बात सुनकर दुखी हो गई कि उसके हट के कारण दोनों बहनों को अब कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और दोनों बहनों का पैसा पूरी तरह से समाप्त हो गया। घर में राशन अब तिल मात्र भी नहीं बचा। आखिरी भोजन बचा था जो रीना ने टीना को लेकर परोसा।
तुमने खाना खा लिया? मैंने तो पहले ही खा लिया दीदी, जब आप काम ढूंढने के लिए निकली थी। अच्छा, अब आप इसे खा लीजिए। और मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया, इसीलिए कम ही बचा है दीदी। अरे पगली, तू और खा लेती तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब कल से हमें क्या करना है ये सोचना पड़ेगा। हाँ दीदी, राशन तो पूरी तरह से खत्म हो गया है। तभी घर के बाहर एक भिक्षुक आ गया। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम बाबा जी। कल्याण वस्तु, कुछ भिक्षा हो तो दे दो बिटिया। बाबा, भिक्षा तो तनिक भी नहीं है घर में। थोड़ा खाना बचा था, वो मैंने दीदी को परोस दिया। क्षमा कीजिएगा बाबा। ऐसा क्यों कहती हो रीना? कोई ब्राह्मण या भिक्षुक आए तो हमें उसे इस तरह नहीं लौटाना चाहिए। पर दीदी बड़ा प्यार है तुम दोनों में। एक प्रेम के कारण अपनी भूख मारकर बड़ी बहन को खिलाती है, और बड़ी बहन छोटी बहन को धर्म का मार्ग दिखाती है। छोटी का प्रेम अनूठा है और बड़ी का धर्म ऊंचा है। बहुत अच्छी बात है। बाबा, आपने तो घर की परिस्थिति बिना बताए ही जान ली, और मेरे व्यवहार के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। इसमें क्षमा मांगने जैसी कोई बात नहीं है बेटा। प्रेम से ऊंचा और कोई धर्म नहीं। भिक्षुक भोजन समाप्त करने के बाद उठकर टीना और रीना से कहता है, मैं तुम दोनों की सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगती हो? बाबा, इस गांव में एक महामारी फैली हुई है जिसका कोई हल नहीं निकल रहा है पिछले 3 वर्षों से। बस आप उसे ठीक करने का कोई मार्ग बताएं। वो भिक्षुक कुछ सोचकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम दोनों जुड़वा बहनों को एक ढाबा देता हूँ। तुम दोनों इसमें जो भी खाना बनाओगे वो लोगों के रोग को हर लेगा और उनकी सेहत में वृद्धि लाएगा। लेकिन क्या बाबा? ये तभी हो पाएगा जब कोई साफ मन से और दया भाव को समझने वाला उस खाने को बनाएगा। अगर कोई पाखंडी उसका प्रयोग करेगा तो उसकी सारी समृद्धि नष्ट हो जाएगी। हम आपकी बात का ध्यान रखेंगे बाबा। तभी जहाँ उन दोनों की कुटिया थी, उसके सामने ही एक ढाबा प्रकट हो गया और वो भिक्षुक मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। चलो दीदी, अब हम इस ढाबे में काम शुरू करते हैं और लोगों का रोग खत्म कर देते हैं। हाँ, अब तुम्हें और मुझे अभाव में नहीं जीना पड़ेगा। दोनों बहनें अपने ढाबे में काम शुरू कर देती हैं और कुछ ही देर में पकवान बन जाते हैं। ढाबे को देखकर मालती और अमृता वहाँ आ जाती हैं। अरे टीना, क्या बात है? ये ढाबा कहाँ से उगाया? हाँ, मानो कोई जादू हो गया हो। अरे मालती मौसी, खा कर देखिए, आपका ये जो सारा रोग है ना, ये सब मिट जाएगा और कोई ज्यादा पैसे भी नहीं देना है आपको इसके लिए। हाँ, 2 समय का खाना यहीं से ले जाइएगा। जितना आपके खाने का खर्च है उसी खर्चे में हम आपको ढाबे में खिलाएंगे। अच्छा, क्या सही में? लाओ, तब खिला दो हमें भी। टीना और रीना ने उनके खाने के लिए वहाँ 2 प्लेट लगा दिए। जैसे ही उन्होंने खाना खत्म किया, मानो उनके शरीर के सारे रोग ठीक हो गए और दोनों को एक नई ऊर्जा का एहसास हुआ। ये तो चमत्कार से कम नहीं है बिटिया। पूरा गांव रोग से ग्रसित है। हमें और खाना दे दो घर ले जाने के लिए बिटिया। हम पैसे कल दे देंगे। जी मौसी, आपके पास जब हो तब पैसे दे जाइएगा। आप बस घर की सेहत पर ध्यान दीजिए और पैसे आप कभी भी देकर जाइएगा। 1 महीना बीत चुका था। अमृता और कुछ गांव के लोग ढाबे के बाहर खाने के लिए लाइन में खड़े थे कि तभी प्रधान हाथ में कुछ कागज लेकर वहां आया। क्या बात है रीना और टीना, बहुत ठिठोली हो रही है। अब इससे भी आपको दिक्कत है क्या? रीना, शांत हो जाओ। अरे बेटिया, रीना को क्यों रोकती हो? सही तो कह रही है ये। सुना है सबकी सेहत ठीक होने लगी है।
तभी पलटकर इतने जवाब निकल रहे हैं। प्रधान, तुम दवाइयों के बदले हम सब से अपने खेतों में काम भी तो करवाते थे। हाँ मौसी, इनके कहने के हिसाब से तो लगता है जैसे कि इन्होंने पूरा गांव ही खरीद कर रखा हो और गांव के सब लोग इनके गुलाम हो। आप सब थोड़ा शांत हो जाइए। हमें रोग ठीक होने के कारण खुश होना चाहिए। आप लोग इस दिशा में सोचिए और आपस में झगड़ा करना बंद कर दीजिए। अभी के अभी तुम सबके मुंह पर ताला लगाता हूँ। ये कागज देखो। प्रधान टीना और रीना को वो कागज दिखाता है। क्या बात है बिटिया? ये दोनों क्या बताएंगी, मैं बताता हूँ। इनके पिता ने गुजरने से पहले मुझसे उधार लिया था और उधार ना चुका पाने के कारण ये जमीन अब मेरी होती है। मैंने इनकी गरीबी देखकर कुछ कहा नहीं, पर अब ये जमीन मुझे वापस चाहिए। ये असली है, तुम्हारे पिता के हस्ताक्षर हैं इस पर। हस्ताक्षर? क्या हुआ मौसी? मालती इसीलिए चौंक गई है क्योंकि तुम्हारे पिता लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। वो अंगूठा छाप थे। ये तुम दोनों बुढ़िया मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। प्रधान, बहुत बोल लिया आपने। अब यहाँ से चले जाइए। संयम रखने की भी एक सीमा होती है। टीना जो कभी गुस्सा नहीं करती थी, उसे गुस्से में देख रीना की आंखें खुली की खुली रह गईं और बाकी लोगों की भी। देख लूंगा तुम सबको। ये कहकर प्रधान वहां से चला गया। कई दिन बीत चुके थे और रात की चांदनी धरती को प्रकाशित कर रही थी। प्रधान ढाबे के पास मुंह ढके हुए आया था और वही रसायन का डिब्बा लेकर ढाबे में घुस गया। अब इन अनाजों पर भी मैं ये रसायन छिड़क दूंगा ताकि जो यहाँ खाए उसे रोग लग जाए। फिर देखता हूँ कि कितनी आवाज निकलती है इन गांव वालों की। प्रधान ढाबे के अनाज पर रसायन छिड़क देता है। तभी वहाँ खटपट की आवाज सुनकर रीना आ जाती है। कौन हो तुम? चोर! 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 प्रधान वहाँ से भाग जाता है। टीना रीना की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। क्या बात है रीना? क्या हुआ? कोई चोर यहाँ खड़ा था और मुझे देखते ही भाग गया। कुछ चोरी तो नहीं हुई ना? पर ये गंध कैसी है? दोनों अनाजों को देखते हैं तो उसमें से रसायन की गंध आ रही होती है। दोनों ने अगली सुबह मालती और अमृता को ये दिखाने के लिए बुलाया। क्या बात है टीना? ये अनाज देखिए मौसी, इस पर रसायन छिड़का गया है और गांव के रोग की वजह भी यही रसायन है। पर ये तुम्हें कैसे पता? वो बात ऐसी है मौसी जी की। टीना ने बाबा के वरदान के बारे में सारी बातें बताई और उसने बताया कि अब वो सारे रोगों को समझ सकती है और उनका निवारण कर सकती है। अच्छा, तो ये बात है, पर ये किया किसने है? ये जानने के लिए आप सबको मेरी योजना को मानना होगा। कुछ देर के बाद वहाँ प्रधान आ जाता है। ढाबे में बैठे सभी लोगों का पेट दर्द कर रहा होता है और प्रधान ये देखकर कहता है, देखा इन बहनों का साथ देने का नतीजा। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये कोई रोग का निवारण नहीं है। इस रोग की दवाइयाँ बस मेरे पास हैं। प्रधान, कुछ दवाइयाँ दे दो, बहुत दर्द हो रहा है। लो दवाइयाँ। लगता है बहुत तैयारी में आए हो प्रधान जी। आपको कैसे पता कि यहाँ दवाइयों की जरूरत लगेगी? वो मैं तो बस यूं ही साथ लेकर घूमता हूँ, ना जाने कब काम आ जाए तो काम आ गई। तो वो जो चिंटू लेकर आ रहा है वो क्या है? चिंटू नाम का बच्चा वही रसायन का डिब्बा लेकर आया था जो कल प्रधान छिड़क रहा था। कुछ ध्यान आया? पर मुझे लगा कि तुमने मुझे देखा नहीं। अब मेरा शक सच में बदल गया। यानी कल जो चोर घर में घुस आया था वो आप थे। रीना ने रात में जो डब्बा देखा था, मैंने बस उसी की तरह दिखने वाले डब्बे का बंदोबस्त किया और आप खुद ही फंस गए। इतने सालों से आपने हमें यूं ही रोगग्रस्त किया और दवाइयाँ देकर महान बनते रहे। निकल जाओ इस गांव से। प्रधान वहाँ से भाग निकला। इस घटना के बाद गांव में कभी रोग के कारण किसी को दिक्कत नहीं हुई और जादुई ढाबा चल पड़ा।